अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लिक्विड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके कुछ MCQs हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और याद रखें कि दीज MCQs आर बीइंग टेकन फ्रॉम द नेशनल बुक फाउंडेशन, जो कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की बुक है और फेडरल बोर्ड में पढ़ाई जा रही है। अगर आप MD कैट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये MCQs जो हैं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। आप लोगों ने इनको याद करना है और इनको समझने की कोशिश करनी है। और अगर आप फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट हो तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस जो हैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट MCQs. The first MCQs is van der Waals forces are effective. ठीक है, van der Waals forces of protections होती हैं, कहता है ये कब इफेक्टिव होंगी। तो याद रखें कि these forces are only effective at a short distance. So it means the correct option is option number C. ठीक है, next MCQs. Which of the following forces are also called London forces? ठीक है, मुख्तलिफ फोर्सेस ऑफ प्रोटेक्शंस होती हैं। ठीक है, उनमें से कह रहा है कि लंदन फोर्सेस कौन सी फोर्सेस को कहा जाता है। इसमें याद रखो दिस इज डिस्पर्शन फोर्सेस। ठीक है, इनको हम कहते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। और याद रखो कि द फोर्सेस ऑफ प्रोटेक्शन बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स विच बिकम पोलर फॉर एन इंस्टेंट आर कॉल्ड लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। ठीक है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करती हैं जो कि स्मॉल इंस्टेंट के लिए पोलराइज्ड हो जाते हैं, उनके अंदर पोलैरिटी जो है वो इंड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास है MCQs नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग टू हैलोजेंस आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। तो याद रखें कि जो हमारे पास फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन एंड क्लोरीन, दीज आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। अगर हम फोर्थ वन की बात करते हैं, सो द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स। तो याद रखें कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं ना, इनकी टोटल 5 टाइप्स हैं जो कि फेडरल बोर्ड की केमिस्ट्री में, बल्कि किसी भी बोर्ड की केमिस्ट्री में अगर आप देखें तो गिवन है। मैं आपको नाम बता देता हूँ, आप अपने पास नोट कीजिए। एक जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है दैट इज डायपोल डायपोल फोर्सेस, सेकेंड वन इज आयन डायपोल फोर्सेस, थर्ड वन इज डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, और फोर्थ वन इज लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, एंड फिफ्थ वन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा जी, MCQs नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। दैट सेज दैट थर्मोस्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच। थर्मोस्टेट क्या होता है? देखिए, आप लोग अपने घर में जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं उसको आप लोग क्या करते हो कि जब एक्सट्रीम सर्दी होती है तो आप उसको कम कर देते हो, लेकिन जब गर्मी होती है तो उसको आप तेज करते हो ताकि बर्फ ज्यादा बने। इसका मतलब है कि इट इज अ डिवाइस दैट मेंटेन द टेम्परेचर। सो ऑप्शन नंबर C is correct. Next one, the scientist who discussed the phenomena of viscosity. ठीक है, वो कौन सा साइंटिस्ट है जिसने विस्कोसिटी को डिस्कस किया था, इसका फिनोमेना जो है वो पेश किया था। तो याद रखो विस्कोसिटी की एक यूनिट होती है पॉइस। ठीक है, और उस वजह से इसका जो साइंटिस्ट था जिसने इसको डिस्कस किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वाज पोज़ेली। अच्छा, नेक्स्ट वन, distillation under reduced pressure is called vacuum distillation. ठीक है, reduced pressure पे जो distillation carried out होती है that is known as vacuum distillation. fractional distillation कौन सी होती है? fractional distillation हमारे पास वो होती है कि जिसमें substances are separated on the basis of their boiling point. अच्छा जी, next MCQs नंबर 8. यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की जो यूनिट होती है ना, ये हमारे पास होती है दैट इज न्यूटन पर मीटर। ये आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ से बहुत सारे टेस्ट वगैरह में पूछा जाता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। इसी तरह विस्कोसिटी की भी जो यूनिट है वो आप लोगों ने याद करनी है। नेक्स्ट MCQ इज द इंटरमीडिएट फेज लाइंग बिटवीन द सॉलिड फेज एंड नॉर्मल लिक्विड फेज is called what? This is known as liquid crystal. ठीक है, एक आपके पास होता है सॉलिड फेज,
दूसरा आपके पास होता है लिक्विड। अब इनके दरमियान जो फेज होता है ना, इनको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज लिक्विड क्रिस्टल। नेक्स्ट वन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्टिकल मोस्ट डिसऑर्डर्ड। ठीक है, इनमें से आपने बताना है कि पार्टिकल जो होते हैं ना वो ज़्यादा डिसऑर्डर्ड कौन से में होंगे। एक आपके पास है वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा। स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। अगर आपके पास ऑलरेडी वो स्टीम बन चुका है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसके पार्टिकल जो होंगे वो क्या होंगे, बहुत ही ज़्यादा डिसऑर्डर्ड होंगे, मतलब हर डायरेक्शन में मूव करेंगे। नेक्स्ट इम्प्योर वाटर एट 102 डिग्री सेंटीग्रेड, ये नहीं है, ठीक है। वाटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी उस टाइम बॉयल ही नहीं हो रहा होता। सो करेक्ट ऑप्शन इज स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट वन आपके पास जो है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट बेस्ट सपोर्ट द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। इसमें से आपने बताना है कि वो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है कि जो ये शो करती है कि मेटल जो है ना वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। सो इसमें आपके पास है लिक्विड ऑलवेज फिल स्पेस अवेलेबल टू देम, नहीं, ये बिल्कुल रिलेट नहीं कर रहा। ऑप्शन बी लिक्विड आर इजीली कंप्रेसिबल। अब इसके अंदर पार्टिकल हैं तो तभी जाके क्या होता है, कंप्रेसिबल होता है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है विच ऑफ दीज प्रोसेसेस इन्वॉल्व वीकनिंग ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल। ठीक है, आप लोगों ने ये बताना है कि इनके दरमियान जब ऐसी कौन सी चीज़ है जिनमें अट्रैक्शन जो होती है ना पार्टिकल के बीच में वो कम हो जाती है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। सो दिस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, इसमें होती क्या है कि जो अट्रैक्शन होती है पार्टिकल की वो वीक हो जाती है। नेक्स्ट वन आपके पास जो है दैट इज a liquid is thought to be pure ethanoic acid, acetic acid। ठीक है, acetic acid क्या होता है, this is acetic acid CH3 C double bond OH। which of the following is the best way to test its purity। ठीक है, कहते हैं कि आपके पास एक लिक्विड है जिसको ये समझा जाता है कि हमारे पास क्या है, ये एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड है। कौन सा तरीका ऐसा है कि हम इसकी प्योरिटी को चेक करें, मेजर इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट से तो हम इसकी प्योरिटी चेक नहीं कर सकते। रिएक्ट इट विद इथेनॉल, नो, दिस इज रॉन्ग। बर्न कंप्लीटली इन ऑक्सीजन, नहीं, इसके साथ कोई लिंक ही नहीं है, ठीक है, प्योरिटी चेक करने का। हाँ, ये है कि डिहाइड्रेट इट विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है कि आपने क्या करना है कि उस सब्सटेंस से वाटर जो है वो लूज करवा देना है, और वो कैसे करेंगे कि आप उसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करोगे। अच्छा, इसके अलावा बाकी 3 MCQs हैं जो आपके बुक के एक्सरसाइज में गिवन है। यहाँ पे मेरे पास लिखे हुए नहीं है लेकिन मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। एक MCQs है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग वाटर फ्रॉम इंक। ठीक है, अगर आपके पास इंक है उससे आप वाटर जो है वो कैसे जो है निकालेंगे, ऑब्टेन करेंगे। सो उसके जो बेस्ट मेथड है दैट इज क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी जो है ये कलर सेपरेशन के लिए यूज की जाती है टेक्निक है। नेक्स्ट आपके पास जो है लास्ट वन MCQs है, वो ये कहता है कि टू हेल्प डायग्नोज इलनेस डॉक्टर ऑफन नीड टू नो विच अमाइनो एसिड आर प्रेजेंट इन ब्लड और यूरिन। विच मेथड इज कॉमन बाय यूज्ड टू सेपरेट एंड आइडेंटिफाई अमाइनो एसिड्स। तो याद रखें कि इसमें जो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा ना ये है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी जो होती है ना इसको हम यूज करते हैं अमाइनो एसिड की आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस के लिए। इसके अलावा आपकी बुक में एक और भी MCQs है जो कि है बहुत ही लंबा सा। ठीक है, तो मैं आपके लिए इसको एक दफ़ा जो है ना रीड कर देता हूँ। और इसमें लिखा हुआ है कि a flask contain the liquid chloroform in water. They are separated using a separating funnel. Which conclusion can be drawn from this observation alone? ठीक है, आपके पास कहते हैं एक फ्लास्क है जिसके अंदर क्लोरोफॉर्म और वाटर का जो है ना सोल्यूशन बना था। आपने क्या करना है
कि सेपरेटिंग फनल लेनी है और इन दोनों सोल्यूशन को क्या करना है, आप लोगों ने सेपरेट आउट करना है, अलग करना है। अब कहता है कि आपके पास वेरियस ऑप्शन गिवन है, इसमें जो है ना कौन सी ऐसी कंक्लूजन है जो कि ऑब्जर्व की जाएगी जब आप क्लोरोफॉर्म और वाटर को सेपरेट करोगे। सो इसमें जो राइट ऑप्शन है मैं आपको बता देता हूँ कि क्लोरोफॉर्म एंड वाटर डू नॉट मिक्स। अगर आप इन दो लिक्विड्स को, क्लोरोफॉर्म को या जो वाटर है, इन दोनों को मिक्स करोगे ना तो ये मिक्स कभी भी नहीं होंगे। वजह, क्लोरोफॉर्म जो है वो नॉन पोलर है, वाटर जो है ना हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल है। अगर वाटर पोलर मॉलिक्यूल है तो उसकी वजह से होगा क्या कि क्लोरोफॉर्म इसके अंदर मिक्स ही नहीं होगा, दो सेपरेट लेयर्स बनेंगी। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि ऑयल जो है वो डिजॉल्व नहीं होता वाटर के अंदर, तो उसकी रीजंस क्या है? उसकी रीजंस यही है कि वाटर जो है वाटर पोलर होता है और जो ऑयल्स होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। अच्छा, वाटर पोलर क्यों होता है? वाटर इसलिए पोलर होता है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जो हाइड्रोजन के पास उसका एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो ऑक्सीजन क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। सिमिलरली यहाँ पे भी जो एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के पास, वो ऑक्सीजन अट्रैक्ट करता है। रिजल्टेंटली ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। लेकिन जो हाइड्रोजन है इनके ऊपर क्या चार्जेस आएंगे, पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस। अब क्योंकि इनके ऊपर पोल्स आ गए हैं ना, तो होगा क्या कि हमारे पास, इसको हम कहेंगे पोलर। क्लोरोफॉर्म की बात करें तो क्लोरोफॉर्म में क्या होता है, सारे कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड होते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत ही लेस होती है, मतलब इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो ना होने के बराबर है। सो इसलिए हम कहते हैं कि जो क्लोरोफॉर्म होता है ना, दैट इज नॉन पोलर इन नेचर। क्लोरोफॉर्म का जो फार्मूला है वो मैं आपके लिए लिख देता हूँ, दैट इज CHCl3। ठीक है, अब ये जो हमारे पास है, दिस इज नोन एज नॉन पोलर। और इसकी जो सबसे बड़ी रीजन है, इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है ना वो बहुत ही लेस होता है। और जो पोलरिटी होती है वो डिपेंड करती है किस चीज के ऊपर, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे। अगर डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा किसी भी कंपाउंड का तो वो पोलर होगा। अगर डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है तो इसका मतलब है कि वो क्या होगा, नॉन पोलर होगा। सो डियर व्यूअर्स, दिस वाज ऑल अबाउट द MCQs दैट वर रिलेटेड टू द चैप्टर लिक्विड्स। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी, बट स्टिल अगर आपके जहन में कोई डाउट्स हैं, ठीक है, इस चैप्टर से या केमिस्ट्री के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।